जय हिंद दोस्तों। मैं राजकुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपने पेपरों की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करवा रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम लोग कर रहे हैं क्या, हिस्ट्री में हम लोग कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में हम लोग कहाँ तक आ चुके थे, ये लोग आप लोग एक बार रिवाइज बताइए मुझे, आप लोग कहाँ तक आ चुके हैं दिल्ली सल्तनत में हम लोग, कमेंट में बताइए मुझे एक बार। हम्म। ओके। हम लोग क्या ख़त्म कर चुके थे, हम लोग खिलजी वंश को ख़त्म कर चुके थे। ओके। अब हम जानते हैं खिलजी वंश से आगे अगला कौन सा वंश आएगा। अगला वंश आएगा तुगलक वंश, क्योंकि खिलजी वंश की हम लोगों ने समाप्ति कर दी थी। हम लोगों ने नहीं करी, हम लोगों ने तो पढ़ के ख़त्म किया है, बाकी समाप्ति किसी और ने करी है, तुगलक वालों ने करी है। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपना जो हमारा सिलेबस था उसमें से खिलजी वंश को ख़त्म कर दिया। ओके। अब हम उससे आगे जानेंगे कौन सा वंश, अब हम जानेंगे तुगलक वंश के बारे में कि तुगलक वंश में क्या क्या शासक रहे हैं, इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं और ये कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे। ओके। ये चीज़ जानने के बाद चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। कौन सा है अपना टॉपिक, अपना टॉपिक है तुगलक वंश। तुगलक वंश, तुगलक वंश की स्थापना कब से कब तक बोली जाती है। टोटल शासनकाल ऑफ तुगलक वंश, टाइम पीरियड इनका कितना रहा है। टोटल टाइम पीरियड अगर हम कहें तो इनका कब से कब तक रहा है, 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। कितना, 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। किसका, तुगलक वंश का। लगभग लगभग 94 ईयर, कितना, 94 वर्ष। और ये इनका जो शासनकाल है, ये दिल्ली सल्तनत की जितने वंश आए उनमें से सबसे अधिक वंश शासनकाल इनका ही है। अभी तक दिल्ली सल्तनत में मैंने कितने वंशों के बारे में बात करेंगे हम, दिल्ली सल्तनत में हम 5 वंशों के बारे में बात करते थे। तो 5 वंश में से हम 2 वंश को पढ़ चुके हैं। ओके। एक तो कौन सा, एक गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश। अब हम तीसरे वंश के बारे में बात कर रहे हैं। तीसरा वंश कौन सा है, जो है तुगलक वंश। और ये जो वो वंश है जिसका शासनकाल सबसे अधिक चला है, सबसे अधिक वर्षों तक रहा है। कितने वर्ष, 94 वर्ष तक। ओके। ये इसका शासनकाल है। अब थोड़ा इसके बारे में जानते हैं, इसका संस्थापक कौन है तुगलक वंश का। तो आते हैं, देखिए संस्थापक कौन है, तुगलक वंश का संस्थापक है कौन, गयासुद्दीन तुगलक। कौन है, गयासुद्दीन तुगलक, जिसे हम जीएसटी बोल सकते हैं। जीएसटी का मतलब गयासुद्दीन तुगलक। जीएसटी का मतलब आप लोग वो वाली जीएसटी में जो आप भरते हो या आपके पेरेंट्स लोग भरते हैं, वो वाली जीएसटी नहीं, समझे। वो जीएसटी अलग होती है, वो ग्रॉस सर्विस टैक्स होता है। ये है गयासुद्दीन तुगलक। ओके, ये अलग है, नहीं उसको समझ लो। चलिए आइए आते हैं। उपाधि, इसकी उपाधि क्या थी, इसकी उपाधि है गाजी की उपाधि। इसकी उपाधि क्या है, गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि कौन सी है, गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि है गाजी की उपाधि। इसने इसे गाजी की उपाधि दी गई है। ओके। इसे गाजी मलिक भी कहते हैं, इसे गाजी मलिक भी कहा जाता है। ये दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे कब से कब तक रहा है, इसका शासनकाल कब से कब तक रहा है, तो ये 1320 से आया है, 1325 तक रहेगा। 1320 से लेकर 1325 तक। कितने वर्षों का शासनकाल है इसका, ज़्यादा नहीं, मात्र कितना, 5 वर्षों का शासनकाल, मात्र 5 वर्षों का शासनकाल है। किसका, गयासुद्दीन तुगलक का, जो इस वंश का संस्थापक है। ओके। क्योंकि मैं 2 बार बात इसलिए रिपीट करता हूँ कि आप लोगों को इस बात अच्छे से क्लियर हो जाए और अच्छे से याद हो जाए। ओके। ओके। आइए इसके कार्य के बारे में बात करेंगे हम लोग कि इसने क्या क्या कार्य करवाए। तो जानते हैं इसके कार्य के बारे में, जैसे कि नहर का सबसे पहले निर्माण किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाया। यही वो व्यक्ति जिसने सबसे पहले नहर का निर्माण करवाया, किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने। ओके। इसने और क्या किया, इसने तुगलकाबाद की स्थापना करवाई। अगर आप जाएंगे तुगलकाबाद देखेंगे तो तुगलकाबाद की स्थापना करवाई है। अगर आप गूगल सर्च करना चाहते हैं, गूगल सर्च करेंगे तो गूगल पे आपको मिल जाएगा कौन सा, तुगलकाबाद। ओके। तो इसने किस शहर की स्थापना करवाई, इसने करवाई तुगलका शहर की निर्माण या स्थापना। ओके। और एक और शहर की स्थापना करवाई जिसे बोलते हैं छप्पन कोट दुर्ग। ये कहाँ पर है, ये छप्पन कोट दुर्ग किस शैली में करवाया, ये करवाया रोमन शैली में। उस समय रोमन शैली ज़्यादा प्रसिद्ध थी बनाने के समय में, तो उस समय रोमन शैली में प्रयोग करते थे। अभी भी बहुत सी अगर आप देखोगे इमारतें, पुरानी इमारतें देखोगे तो वो भी, उनमें भी किस शैली का प्रयोग किया गया, रोमन शैली का प्रयोग किया गया है पुरानी इमारतों में। ओके। तो इसके किसका प्रयोग करते थे, ये करते थे रोमन शैली का प्रयोग। और इसमें किसमें, तुगलकाबाद में और किसमें, छप्पन कोट दुर्ग में इन लोगों ने किसका प्रयोग किया, रोमन शैली का। ओके। और क्या है, भू लगान मतलब भूमि पर कर। इसने क्या बोला कि भूमि पर कर लगाए, कितना लगेगा, 1/10, 1/10। ओके।
ये हिस्सा लगेगा इस पर भूमि टैक्स, 1/10 टैक्स लगाया जाएगा भूमि के ऊपर। ओके, भूमिकर, जैसे भूमिकर कहा जाता है। ओके, इसका एक बेटा था जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। आगे जाके यही शासक बनेगा और इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। उससे पहले इसके पिताजी के बारे में जान लें, फिर इसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक ये इसका बेटा है, किसका, गयासुद्दीन तुगलक का बेटा है। ओके, इसने क्या किया, ये 1333 में 1333 में कहाँ चला गया, ये गया तेलंगाना में। तेलंगाना एक अभियान पे गया, तेलंगाना में एक अभियान पे गया और क्या किया इसने, इसे अभियान पे भेजा। इसके पिताजी ने बोला बेटा जाओ अभियान पे जाओ तेलंगाना, यहाँ पे क्या कर रहे फालतू में, रोड जाओ काम करो, जाके जाओ निकलो। ऐसा नहीं कहा होगा, फिर अपनी मजाक बोल रहा हूँ। उसने कहा होगा कि जाओ बेटा वहाँ पे विजय करो, प्राप्त करो, ये ऐसी ऐसी बातें कही गई। किस जगह पे गया था ये गया था सुल्तानपुर, तेलंगाना में। कहाँ, एक जगह अगर आप सर्च करोगे सुल्तानपुर। ओके, तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी, तेलंगाना की स्थापना 2014 में हुई थी। ओके, आप लोगों को याद रखना है। ओके, ये चीज़ याद रखनी है, तेलंगाना की स्थापना 2014 में हुई है। स्टैटिक का था, मैंने इसमें बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग याद रखना बस। ओके, ये इसकी बात होगी। अभी और जान के इसके बारे में और क्या क्या इसके कार्य रहे हैं गया। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके कुछ कार्यों के बारे में, किसने इसने क्या क्या कार्य किए, और भी इसके थोड़े इसके बारे में जान लेते हैं। इनके दरबार में एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था निजामुद्दीन ओलिया। निजामुद्दीन ओलिया के पहले बारे में जानते हैं। इनके दरबार में एक व्यक्ति रहे जिसका नाम है निजामुद्दीन ओलिया। निजामुद्दीन ओलिया कौन था, निजामुद्दीन ओलिया इनके कवि भी थे और गुरु भी थे। गुरु किसके थे, गुरु इसके पुत्र के थे। इसका पुत्र का नाम क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक इसका पुत्र था, किसका, निजामुद्दीन ओलिया, वो गयासुद्दीन तुगलक का। और गयासुद्दीन तुगलक यहाँ पे है, इसके दुश्मन थे। अब बात आती है, एक चीज़ जानते हैं थोड़ी, सॉरी एक मिनट रुकिए जरा, एक मिनट रुकिएगा जरा। क्या बात है कि ये जो निजामुद्दीन ओलिया है, ये इसके जो पुत्र थे, इसका गयासुद्दीन तुगलक का जो पुत्र था मोहम्मद बिन तुगलक, इसके तो गुरु थे और गयासुद्दीन तुगलक के दुश्मन थे। अब देखो, पिता का दुश्मन और बेटे का गुरु, देखो यहाँ पे क्या सहयोग बढ़ रहा है। एक तरफ तो पिता है, जिस तरफ पिता का, जो बेटे का गुरु है वो पिता का दुश्मन है, और बेटा उससे ही शिक्षा ले रहा है। अजीब ही करना है, पर गुरु गुरु होता है भाई, कोई भी हो। ओके, फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पिता आपसे परेशान, एक मिनट जरूर रुकना, फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पिता आपसे नाराज़ है कुछ भी हो, पर आपके गुरु आपसे साथ है तो बहुत बात बनती है, और पिता को भी साथ लेके चलना ज़रूरी होता है। ओके, वो बात खैर अलग है, यहाँ पे बात करते हैं। तो ये इसके दुश्मन थे। इन्होंने क्या कहा, निजामुद्दीन औलिया ने एक नारा दिया। नारा कौन सा था, हुनूज दिल्ली दूरस्त, हुनूज दिल्ली दूरस्त है। इन्होंने कहा कि हुजूर दिल्ली दूर है। ओके, ये एक नारा दिया, हुनूज दिल्ली दूरस्त। और क्या था इसके बारे में, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, तो तुगलक के बारे में और क्या है, 1325 में क्या किया इसने, 1325 में बंगाल विद्रोह को दबाने के लिए, 1325 में इसने बंगाल विद्रोह को दबाने के लिए कार्य किया। क्या किया, एक फरमान जारी किया इसने। 1325 में एक फरमान जारी किया, किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल में एक फरमान जारी करवा दिया। ओके, फरमान जारी करवाने पर भाई यहाँ पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हुआ कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हो गई, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में हो गई। 1325 भाई मृत्यु कैसे हो गई सर इसकी, भैया मृत्यु बता दो आप कैसे हो गई। भैया मृत्यु इसकी पता कैसे हुई, ये एक दिन लकड़ी के महल में था, तो वो लकड़ी का महल गिर गया और उसमें ये दब के मर गया, लकड़ी के महल में। ओके, और लकड़ी का महल जो था वो बनवाया किसने था, लकड़ी का महल जो था वो इसके पुत्र ने बनवाया। तो इसका पुत्र कौन था, वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक जो इसका पुत्र था, और इसकी मौत हो जाती लकड़ी के महल के अंदर दबकर। ओके, लकड़ी लिखा है, लकड़ी लड़की मत समझना, और लड़की ओके ये लड़कों के लिए था स्पेशल। ओके, मजाक के तौर पे, वैसे मत सीरियस मत लेना। ओके, चलिए आते हैं। ये हो चुका है, इसके बारे में हम लोग तुगलक के बारे में जान चुके हैं, किसके, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। अब उसके पुत्र के बारे में जानेंगे। इसका पुत्र कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, MBT जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MBT। ओके, अब जानेंगे MBT के बारे में कि MBT ने क्या क्या कार्य किया, कैसे कैसे क्या क्या सब चीज़ उसके बारे में। ओके, हम बात कर रहे थे किसकी, हम बात कर रहे थे गयासुद्दीन तुगलक की। गयासुद्दीन तुगलक ख़त्म हो चुका था, उसकी हमने कहानी ख़त्म कर दी थी, और उसका चैप्टर समाप्त हो गया था कब, 1325 में। उसका जब 1325 में चैप्टर समाप्त हुआ तब गद्दी पर कौन आया, तब गद्दी पर आया उसका ही पुत्र कौन, मोहम्मद बिन तुगलक।
जो किसका, गयासुद्दीन तुगलक का एक पुत्र था। ओके, अब हम जानेंगे किसके बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, कि इसका शासनकाल कब से कब तक रहा है और इसने अपने शासनकाल के बीच में क्या क्या कार्य किए हैं। ओके, चलिए आइए बोर्ड की स्क्रीन पर देखते हैं, बोर्ड पर देखते हैं, जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ओके, शासनकाल कब से कब तक रहा है, 1325 से लेके 1351 तक, 1325 से लेके 1351 तक इसने शासन किया है। किस पे, दिल्ली की गद्दी पर। ओके, किस वंश का ये था, ये तुगलक वंश का था। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक। इसके कुछ उपनाम रहे हैं जो किसी ने इसको नाम दिए हैं या किसी नाम से इसको बुलाया जाता है। तो इसके कौन से उपनाम है, जैसे उलुग खां हो गया। ओके, उलुग खां हो गया, और कौन का, जून खां हो गया, और कौन सा, जूना खां, उलुग खां, जूना खां, और इसको एक रक्त पिपासु भी बोले जाता है। मैं बताऊंगा आपको आगे कि क्यों इसको रक्त पिपासु बोला जाता है। ओके, इसको क्या बोला, स्वप्नदोषी, स्वप्नदोषी के बारे में बताऊंगा आप इसको कि क्यों इसको स्वप्नदोषी लोग बोलते थे। ओके, और क्या है, इसने अपनी राजधानी कौन सी बनाई, इसने अपनी राजधानी बनाई देवगिरी, देवगिरी ले गया, अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले गया। ओके, वो स्थिति बताऊंगा किस चक्कर में क्यों ले गया था। ओके, थोड़ा इसके बारे में पहले जान लेते हैं। ओके, ये क्या था, सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान था, पर जितना ही ज़्यादा पढ़ा लिखा था उतना ही सबसे बड़ा पागल भी था ये। ओके, जानते हैं, सबसे बड़ा पागल था। भाई ये क्या बात हुई सर, पढ़े लिखे ज़्यादा होना तो पागल हो जाते क्या, नहीं, पर इनका किस्सा कुछ और था, इसका कुछ किस्सा ही कुछ अलग था। पढ़ा लिखा होने के साथ साथ इसके जो कार्य करता था ना, इसके कार्य विपरीत हो जाते थे। ये चाहता था कि अच्छे कार्य करना, पर वो कार्य हो जाते उल्टे। पता नहीं इसकी किस्मत पे शनि भारी था, बोलते नहीं कि तुम्हारी किस्मत में शनि भारी है, आज तुम्हारे साथ ये हो सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह, है ना, बोलते ना। तो हो सकता है शायद इसकी किस्मत पे उस समय शनि भारी रहा होगा जिसके साथ ये सीन हुआ है। ओके, तो क्या था, और इसके बारे में थोड़ा जान लेते फिर इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। जैसे अब इसके बारे में यही बता ही देता हूँ मैं आपको क्या इसकी स्थिति है ना। जैसे कि ये पागल और सबसे पढ़ा लिखा शासक क्यों था, ये क्या ना अपनी प्रजा के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य करने की सोचता था कि अपने प्रजा के लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो करने को तो अच्छा सोचता था, पर वो उसका विपरीत ज़्यादा था। जैसे कर्ज, अगर अपनी जनता के लिए कुछ पैसे दान करने का सोच रहा है तो उसमें कुछ उल्टा ही हो जा रहा है, कार्य करना चाह रहा, पैसे दान हो जा रहा कुछ और, तो कुछ अलग ही सीन हो जाता है। अगर पैसे दान करने जा रहा तो पैसे कम पड़ गए, ये स्थिति आ गई। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें थी। एक चीज़ क्या हुई कि इसने अपनी राजधानी, कहाँ, राजधानी अपनी दिल्ली से देवगिरी ले गया। जब ये दिल्ली से देवगिरी अपनी राजधानी ले जा रहा था तो दिल्ली से देवगिरी कितनी दूरी के डिस्टेंस है, बहुत दूर, साउथ में। सोचो इतनी दूर अपनी जनता, खुद तो घोड़ी पे लद गया, चल रहा है भाई, चल रहा है, चला जा रहा, जाते 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 खुद तो चला जा रहा, पीछे से जनता मरती जा रही है। भाई इतनी दूर तक पैदल चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे आधे से ज़्यादा प्रजा इसकी ऐसे ही ख़त्म होगी, आधे से ज़्यादा प्रजा ऐसे ख़त्म होगी। अब जब वहाँ पे पहुँचा तो इसने कहा कि यहाँ पे स्थिति रहने लायक नहीं है देवगिरी में, तो फिर वापस चला गया। फिर वापस कहाँ आ गया, फिर ये वापस दिल्ली आ गया। दिल्ली वापस आया तो इसने पीछे मुड़ के देखा कि जनता, अरे प्रजा कहाँ गई, पीछे मुड़ के देखा प्रजा ही नहीं है, अरे प्रजा कहाँ गई, प्रजा कहाँ जाएगी, प्रजा तो मर गई, क्योंकि प्रजा तो मर ही जाएगी ना भाई। तुम उसको बार बार हाल ही तुम इधर जा रहे हो, हाल इधर जा रहे हो, खींचते जा रहे हो जनते को, हैं, आदमी है, जनरेटर रोना चलता रहेगा, वो भी तो थक जाता है एक समय पे। तो ये क्या इधर से उधर ले जा रहा है, इधर से उधर लिए जा रहा है उसको, तो वो की आधे ज़्यादा जनता उसकी ऐसे ही ख़त्म हो गई। राजधानी इधर से उधर, जनता परेशान। जनता ने इसको एक नाम दिया, क्या, रक्त पिपासु। रक्त पिपासु, जब तक न पी ले तब तक छोड़ता नहीं है साला, ऐसे बोला, रक्त पिपासु है ना। और क्या चीज़ हुई, और स्वप्नदोषी। स्वप्नदोषी क्या था, ये सपने देखा करता था, बहुत सपने, कि अपनी जनता के लिए कर दूंगा, अपने राज्य में ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पर भाई साहब से होता कुछ नहीं था, सिर्फ सपने ही सपने देखते रहना है। इसमें से आप, ऐसे कुछ बच्चे आप में से भी होंगे जो सिर्फ सपने ही सपने देखते हैं, कहते भी हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, पर करते कुछ नहीं, सिर्फ सपने ही देखते रहते हो। सपनों से बाहर आओ, रियल दुनिया में आओ, असली दुनिया में आओ, वर्तमान में आओ। भूतकाल में मत रहो या भविष्य में मत जाओ, वर्तमान में आ जाओ। यहाँ पे जो करोगे वो आपकी आगे बना, आपकी स्थिति आगे का वो बनाएगा। आपका भविष्य, अभी आप जो करोगे वो आपका आगे का भविष्य होगा। अगर अभी आप मौज मस्ती करोगे तो आगे फिर
देख लो, 5 मंजिल पे चढ़ के ईंटें लेके जाना पड़ेगा। ईंटें लेके जाओगे, बर्तमान कुछ भी ले जा सकते हो। मैं किसी के दिल को हाथ नहीं पहुंचाना चाह रहा, मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ कि ये होता है, जनरली फैक्ट है। ओके, ये तो खैर एक बहरहाल बात हो गई, कोई नहीं, आते अपने टॉपिक पे। टॉपिक क्या था? ये सबसे बड़ा पागल भी था। ओके, ये भाई साहब सबसे बड़ा पागल भी था। और क्या था? ये अरबी फारसी का विद्वान भी था। ये किसका? अरबी फारसी इन सब का विद्वान भी था। इसको अच्छे से अरबी फारसी आती थी बोलना। और क्या था? इसको गणित का ज्ञान, खगोल शास्त्र का ज्ञान, इन दोनों का ये विद्वान था। गणित, सोच रहे हो गणित, भाई साहब आपको बहुत से बच्चे ऐसे हो जो गणित सुनते ही डर लगने लगा, तो पसीने छूट जाते होंगे। अच्छा खासा बंदा था, गणित का ज्ञान भी था, पर क्या हुआ? पागल कहलाया। पागल इसके कार्यों की वजह से इसको पागल कहा गया। इसके कुछ ऐसे कार्य रहे ना कि जो जनता के लिए खतरनाक थे। ओके, तो ये इसको पागल कह दिया गया। ओके, ये तो इसकी कहानी थी जो आपको बहरहाल मैंने बता दी, जो भी थी। ओके, अब बात करते हैं इसके और आगे बारे में। 1333 में इसके दरबार में एक व्यक्ति आया। इसके दरबार में बाहर से एक व्यक्ति आया। वो व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति था इब्न बतूता, और हम उसे क्या कहते हैं? बगल में जूता। इब्न बतूता बगल में जूता, याद करने के लिए आसान है। ओके, क्या? इब्न बतूता बगल में जूता। ये इब्न बतूता किस किस देश से आया था? तो भैया ये आया था मोरक्को से। कहाँ से आया था इब्न बतूता? ये आया था मोरक्को से। मोरक्को शहर से ये आया था, देश कहेंगे, मोरक्को देश से ये आया था। ओके, अब थोड़ा ऊपर जानते हैं मोरक्को के बारे में, सॉरी इब्न बतूता के बारे में, जो मोरक्को से आया था, है ना। इसने क्या क्या कार्य किए? इब्न बतूता ने एक बुक लिखी। बुक का नाम क्या है? किताब उल रहल। किताब उल रहल, रेहला, क्या? किताब उल रेहला। ओके, ये इसकी बुक है। मैंने इसके बारे में आपको, जब मैंने शुरुआत में पढ़ाया था, शुरुआत में जब हमने किसका प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे, तब जब मैं आपको समझा रहा था क्या क्या हम करने वाले, तो इसके बारे में मैंने वहाँ पे थोड़ा आपको बताया था। अब हम इसके बारे में थोड़ा बुक के बारे में डिटेल में जान लेते हैं, क्या है इस बुक में बेसिकली, क्या क्यों इस बुक को इतना फेमस बोला गया है। और ये बुक हर बार पेपर में ज़्यादातर एग्जाम में पूछे ही जाती है, और हो सकता कि इस बार भी पूछ ली जाए। तो आप लोगों को ये अपनी स्टडी ऐसी बनानी कि आपको ज़्यादा अच्छी चीज़ें याद हो जाएं। ओके, और अपने नोट्स बनाते रहिए। अपने हाथ में पेन पेंसिल हाथ में रखिए, पेन और नोटबुक, फेयर नोटबुक रखो, रफ नोटबुक रखो, कुछ भी रखो, पर रखो साथ में रखो। मैं एडिशनल चीज़ बताऊंगा, वो लिखते जाना, बाकी यहाँ से ये लिखते जाना। ओके, छोड़ना नहीं है कुछ भी। लिखो, अगर लिखने से याद होता है तो लिखो, अगर नहीं लिखने से याद होता है, बिना देखे देखे याद हो रहा है तो देख के लिखो, पर करो, याद करो। एग्ज़ाम पास में है, ज़्यादा समय नहीं है आपके पास, मौज मस्ती का समय गया। अब 15 से 20 दिन जो भी बचे, 25 दिन, उनमें सिर्फ लग के जम के मेहनत कर लो। ओके, आइए बात करते हैं। इससे क्या है? इससे जो मोहम्मद बिन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसको? इब्न बतूता को क्या दी? इब्न बतूता को दी किसकी? गाजी की उपाधि दी। गाजी नियुक्त कर दिया इसको। गाजी भैया कौन होता है? तो गाजी कौन होता है? गाजी एक धार्मिक न्यायाधीश होता है। ओके, गाजी कौन होता है? गाजी को कहते हैं धार्मिक न्यायाधीश। ओके, गाजी को धार्मिक न्यायाधीश कहा जाता है। गाजी को क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये धार्मिक बातें जो कुछ भी होती है ना उसके एरिया में या उस राज्य में, तो धार्मिक से जुड़ी जो बात है, इसका फैसला कौन लेता है? ये गाजी ही लेते हैं। कौन? गाजी लोग। ओके, इसका फैसला ये गाजी लोग लेते हैं। अभी भी आप लोग सुनते हो ये गाजी वो गाजी, तो ये गाजी लोग वही होते हैं। ओके, ओके, भारत व मोरक्को के बीच व्यापार। अब बात करते हैं इस पुस्तक के बारे में। ये सारी चीज़ें जो है इस पुस्तक के बारे में। इस पुस्तक में क्या लिखा है? इस पुस्तक में लिखा है भारत व मोरक्को के बीच में जो व्यापार होते थे ना, उन व्यापारों के बारे में, कि भारत से क्या जाता था, उधर से क्या आता था, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, कौन से मसाले जा रहे हैं कौन से मसाले आ रहे हैं, क्या क्या व्यापार होता था, किस प्रकार का व्यापार होता था, उस समय शासक कौन था, तो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। ओके, इस पुस्तक में व्यापार के बारे में जानकारी इसमें दी गई है। ओके, और क्या है? इसने इस पुस्तक में इसने क्या कहा है? किसने? इब्न बतूता ने इस पुस्तक में कहा है कि दिल्ली विश्व का सबसे अच्छा शहर बताया है। विश्व का, पूरी दुनिया का दिल्ली क्या सबसे अच्छा शहर है। देखो, पूरी दुनिया का सबसे अच्छा शहर बता दिया किसको? दिल्ली को। वर्तमान में क्या कहेंगे? वर्तमान में अच्छा तो है, इतना कह सकते हैं अच्छा है, पर पॉल्यूशन के मामले में सबसे खराब हो रखा है। भाई साहब, पॉल्यूशन की अगर आप स्थिति देखोगे, इतनी ख़राब है कि बंदा अगर बाहर निकलेगा तो मास्क लगा के निकलना पड़ता है। कोरोना नहीं है अभी, फिर भी क्यों? पॉल्यूशन है, मर जाएगा वैसे ही इस वजह से। ओके, अच्छा शहर का। ओके, और क्या कहा?
कश्मीर, बलूचिस्तान और राजपूत को क्या कहा, छोड़कर, कश्मीर, बलूचिस्तान और राजपूत को छोड़कर, इन इलाकों को छोड़कर बाकी सारे इलाके किसने जीत लिए, सब पर विजय हासिल करी, संपूर्ण भारत को विजय जीत लिया। किसने कहा, ये इस पुस्तक में कहा गया है। इस पुस्तक में जो इसका रचयिता है कौन, इब्न बतूता। इब्न बतूता ने ही इस पुस्तक में कहा है कि किसको, बलूचिस्तान और कश्मीर और एक इलाका कौन सा, राजपूताना, कश्मीर, बलूचिस्तान, राजपूताना, इन सब को छोड़ के बाकी संपूर्ण भारत पर किसने अपना कब्जा कर लिया था, सबको जीत लिया था, किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये इब्न बतूता ने कहा है। ओके, ये तो थी इसके बारे में बातें कि किसने क्या जीता, ये सब चीज़ें, और भी इनसे जुड़ी हुई बातें जानते हैं। अब बात करते हैं इससे आगे की। इससे आगे क्या था, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि इसमें हम और चीज़ जानेंगे। तो पहले हम दो चीज़ जान लेते हैं जिसने आपने बहुत बार सुना होगा। क्या, एक तो सती प्रथा और दूसरी जौहर प्रथा। तो ये सती प्रथा और जौहर प्रथा भैया क्या होती है, दोनों में अंतर बता दो जरा आप मुझे। ओके, मैं बताता हूँ आप लोगों का अंतर क्या है। देखो, सती प्रथा और जौहर प्रथा, पहले हम जानते हैं सती प्रथा के बारे में। ओके, ये कब से चली आ रही है सती प्रथा, ये गुप्त काल के समय से है। ये कब से, ये गुप्त काल के समय से है। कब से, 319 ईस्वी से लेके 540 ईस्वी तक ये प्रथा के बारे में जानकारी हमें मिलती है। ओके, और ये किसके समय पे, ये उस समय शासक था कौन, रामगुप्त, एक शासक था जिसका नाम था रामगुप्त। कब से, 375 से लेके 380 ईस्वी तक। ओके, इसका ही एक सेनापति था। इसका एक सेनापति कौन था, जिसका नाम था गोपाल राज। इसका एक सेनापति था गोपाल राज। और जब सेनापति गोपाल राज की मृत्यु हो जाती है तो जो उसकी पत्नी होती है ना, जब सेनापति गोपाल राज को वो जलाने के लिए ले जाते हैं, तो जब जलाने के लिए ले जाते हैं तो उसके साथ में उसकी पत्नी को क्या, उस साथ में ही बिठा के जलाया गया। तो उसको बोलते हैं सती प्रथा, मतलब अपने पति के साथ सती हो जाना, उसको कहते हैं सती प्रथा। या बोल सकते हैं अपने पति के साथ मर जाना या जल के सती हो जाना, उसको कहते हैं सती प्रथा। तो इसने क्या किया कि इसका जो पति गोपाल की मौत हो जाती है जब, तो इसकी पत्नी क्या, पहली महिला थी जो सती होने वाली थी, होने वाली पहली महिला है कौन, जो गोपाल की पत्नी थी। ओके, तो ये इसके बारे में हमें यहाँ से पता चलता है कि सती प्रथा की शुरुआत यहाँ से हुई थी। और ये पहली पत्नी थी, किस व्यक्ति की पहली पत्नी थी, पोती गोपाल राज। गोपाल राज किसका सेनापति था, तो गोपाल राज सेनापति था किसका, रामगुप्त का। रामगुप्त किस वंश से कब से कब तक के संबंध रखता है, ये रखता है 319 एडी से लेके 540 एडी तक। ओके, चलिए अब आ जाइए इधर जौहर प्रथा के बारे में जानते हैं। जौहर प्रथा क्या होती है, जौहर प्रथा में क्या होता है कि एक साथ ग्रुप में कम से कम 10 से 12 महिलाएं या कुछ संख्या में महिलाएं एक साथ जब ग्रुप में अपने आप को आत्महत्या कर लेती हैं किसी कारणवश, किसी के दबाव में आके या अपने ऊपर कोई आबरू पर प्रॉब्लम आने के बाद, या इस कारणवश अगर अपने आप को कोई महिला आत्महत्या करती है तो उसे कहते हैं जौहर प्रथा। जौहर प्रथा क्या, एक साथ ग्रुप में आके महिलाएं अपने आप को आत्महत्या कर लेती है अपनी। तो ये जौहर प्रथा के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, जौहर प्रथा के बारे में हमें एक रानी थी, रानी पद्मनी। रानी पद्मनी ये किस राज्य से संबंध थी, ये संबंध रखती है चित्तौड़ से। किस समय की बात है, ये बात है खिलजी के समय की। किसके, जब खिलजी आया था, कौन, खिलजी वंश के समय की, खिलजी वंश के समय की बात है। ओके, खिलजी वंश के समय की बात है। ओके, जो जलालुद्दीन खिलजी था। ओके, तो ये खिलजी वंश की बात, गयासुद्दीन खिलजी था, जलालुद्दीन खिलजी बोल रहा हूँ, तो उस समय की बात है ये। ओके, तो जो ये रानी थी, रानी पद्मनी, इनके पति थे एक रतन सिंह थे। तो जब इनकी क्या हुई कि ये इनके पति इससे हार जाते हैं, किससे, गयासुद्दीन खिलजी से। ओके, जब इनके पति गयासुद्दीन खिलजी से हार जाते हैं तो गयासुद्दीन खिलजी क्या करता है कि इनके जो राज्य है उस पर हमला बोल देता है और इनको पकड़ने की कोशिश करता है कि इसको पकड़ के मैं इसके साथ विवाह करूँगा। पर ये तो ऑलरेडी शादीशुदा थे, तो इन्होंने क्या किया, और इनके जो दरबार में और भी महिला थी तो उनके ऊपर भी सबके ऊपर प्रॉब्लम आ चुकी थी। तो वो सारी महिलाओं ने मिलकर क्या किया कि अपने आप को एक आग का कुंड बनाया, उस कुंड में अपने आप को झोंक दिया। उस कुंड में अपने आप को झोंकने के बाद ये सती हो गई। क्या हो गई, सॉरी, जौहर कर लिया इन लोगों ने। जौहर प्रथा इसे भी कहते हैं, अपने आप को आगे में जला लेना। ओके, जौहर प्रथा एक साथ ग्रुप में आके करते हैं। ओके, इसका विवरण हमें कहाँ से मिलता है,
इसके बारे में हम जानकारी कहाँ से मिलती है? एक सॉरी इसके बारे में हम इसकी बात करें, इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसके बारे में हमें जानकारी मिलती कहाँ से? एक अभिलेख है, कौन सा? 510 का अभिलेख। कौन सा? एक इसका विवरण हमें 510 में एक अभिलेख लिखा गया जिसका नाम है एरड़ अभिलेख। एरड़ अभिलेख से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है कि उस समय कौन सी सती प्रथा प्रचलन में थी। ओके, प्रथम महिला कौन थी? कौन किसकी वाइफ थी? ये थे गोपाल राज की पत्नी। ओके, गोपाल राज किसका दरबारी था? किसका सेनापति था? वो था किसका? वो था रामगुप्त का दरबारी। ओके, ये बात मैंने आपको इसलिए रख बताई इसमें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था और आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी था। ओके, चलिए अब इससे आगे और थोड़ा बहुत जानते हैं क्या क्या चीज़ें हैं और इसके। तो अब बात करते थोड़ा और, हम बात करेंगे कि जब ये तुगलक वंश चल रहा था उनके ही समकालीन कुछ और वंश का निर्माण हो रहा था। तो कौन से और वंश थे जिनका निर्माण हो रहा था, या बोल सकते कुछ और साम्राज्यों का निर्माण हो रहा था? तो जानते उस समय कौन से साम्राज्यों का निर्माण हो रहा था? तो आइए बात करते हैं। जैसे कि एक 1336 में एक साम्राज्य का निर्माण हुआ। किसका? 1336 में एक साम्राज्य का निर्माण हुआ जिसका नाम था क्या? विजयनगर साम्राज्य। क्या नाम हुआ? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई 1336 में। उसके ये इसके ही समय की बात है, मोहम्मद बिन तुगलक की। ये क्या था? ये उत्तर में था। ये लोग कहाँ पे निर्माण कर रहे थे? ये लोग कर रहे दक्षिण में। जैसे कि आप भारत का मैप देखेंगे तो ये आ जाती दक्षिण वाली बात। ये लोग यहाँ पे अपना निर्माण कर रहे थे। ये कहाँ थे? ये दिल्ली में थे, उत्तर में। दिल्ली, सॉरी यहाँ पे है, दिल्ली में थे ये लोग हैं। तो अनजान दिल्ली। ओके, तो ये लोग ऐसी बात चल रही थी लोगों की। ओके, तो अब बात करते हैं इसकी स्थापना किसने करी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाले दो भाई थे। दो भाई कौन थे? एक तो हरिहर राय, दूसरा बुक्का राय। हरिहर राय और बुक्का राय ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी 1336 में। ओके, इनने अपनी राजधानी कौन सी बनाई जब स्थापना करी? तो इन्होंने अपनी राजधानी बनाई कौन सी? हम्पी। हम्पी इन्होंने राजधानी बनाई। और फिर आगे जाके इनके दरबार, इनके ये जब समाप्त हो जाते हैं, इनका अंत हो जाता है, ये मर जाते हैं, ऊपर पहुंच जाते हैं, तो फिर उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आते हैं एक व्यक्ति देवराय। उसके बाद आता है एक व्यक्ति देवराय प्रथम। देवराय प्रथम के समय में एक विदेशी व्यक्ति आता है। विदेशी व्यक्ति आता है, वो विदेशी व्यक्ति कौन होता है? वो व्यक्ति होता है कौन? निकोल कल्हड़ी। कल्हड़ी, निकोल कढ़ी। ओके, ये आता है। ये कहाँ से होता है? ये होता है इटली से। कहाँ से रहने वाला था? ये था इटली का रहने वाला। ओके, ये बात इसकी होगी। देवराय प्रथम के समय आया। अब देवराय सेकंड के समय आएगा। अगर हम बात करते हैं कृष्ण देवराय वगैरह, इसी वंश के ये शासक हुए हैं सारे, है ना, इसी साम्राज्य के। तो इनके समय कौन आया था? अब्दुल रजक। अब्दुल रजक के समय इनके समय अब्दुल रजक आया था। अब्दुल रजक के बारे में आप लोगों ने शायद, अगर जिसने NCERT 12th से पढ़ी है, जिसने आर्ट्स ले रखी होगी 12th में, या बोल सकते हैं ह्यूमनिटी, तो उसने 12th में इसको जरूर पढ़ा होगा कि अब्दुल रजक कौन था और कैसे वो भारत आया था। और उसने भारत के बारे में, जो विजयनगर साम्राज्य है उसके शासकों के बारे में, उसकी जो हम्पी थी उसकी राजधानी के बारे में क्या क्या अपने बुक में विवरण से लिखा है। ओके, वो चीज़ें वहाँ पे हम लोग जानते थे। ओके, एक चीज़ और है, नीचे आइए। जैसे 1337 में क्या हुआ? हसन गंगू। हसन गंगू ने किसकी स्थापना करी? हसन गंगू ने एक वंश की स्थापना करी। कौन से वंश की? सॉरी, बहमानी वंश। कौन सा वंश? बहमानी वंश की स्थापना कर दी। कब? 1347 में। तो ये वंश हम दो जान चुके। कब? 1300 के समथिंग ये वंश अपने निर्माण कार्य के थे। कौन सी? एक तो 1336 में कौन सा हुआ? विजयनगर साम्राज्य, और 1347 में बहमानी वंश, जिसने गंगू ने करी। किसने? गंगू ने इसकी स्थापना कर दी। ओके, और आइए बालको वापिस आ जाइए। सॉरी, टॉपिक की हम बात क्या कर रहे थे? हम बात कर रहे थे सती प्रथा, और उसके बारे में हम लोग बात कर चुके थे। फिर हमने बात करी थी किसके बारे में? पीछे आप लोगों ने देखा। फिर हमने बात करी किसके बारे में? फिर हमने बात करी साउथ के जो साम्राज्यों का विकास निर्माण हो रहा था, उन साम्राज्यों के बारे में। अब हम थोड़ा जानते हैं इनके बारे में। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? सती प्रथा को रोक लगाने की कोशिश तो करी उसने, पर नहीं लगा पाया। ओके, फिर बात आया फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद आएगा फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि सती प्रथा इसके समय में हो रही थी। तो उसने कहा कि सती प्रथा को रोकने की कोशिश करता हूँ। तो उसने रोकने की कोशिश करी, मगर सती प्रथा नहीं रुकी। ये वही व्यक्ति जिसे पागल भी कहते हैं लोग। ओके, पर इसने शुरुआत में काम अच्छा किया था, पर कुछ कार्य ऐसे रहे जो इस वजह से उसका बिगड़ गया काम। ओके, और क्या? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने इस पर
प्रतिबंध लगाया, इसने प्रतिबंध लगाया, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने इस पर प्रतिबंध लगाया। पर आगे जाके जब अकबर का शासनकाल आएगा मुगल वंश में, जिसको हम पढ़ेंगे, तब क्या होगा? तब अकबर इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देगा। जब तक इसका शासनकाल रहेगा तब तक इस पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। तब तक कोई सती प्रथा का, अगर कोई सती प्रथा का प्रयोग करता हुआ पाया गया, अगर कोई सती होती हुई पाई गई महिला, तो उसको पकड़ लिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा और उसके पति पर जुर्माना लिया जाएगा। तो ये थी सती प्रथा। बाकी पति तो खैर मर चुका था, बाकी महिलाओं को इसके खिलाफ एक्शन लिया गया। सती प्रथा, अपने आप को आप मौत नहीं दे सकते हो, ये गैर कानूनी था उस समय का। ओके, आइए जानते हैं इसके 5 योजनाओं के बारे में। इसने 5 योजना चलवाई। किसने 5 योजना चलवाई? मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 योजना। इसकी 5 योजना में से कुछ योजना काम रही, बाकी 5 की 5 योजना विफल रही। देखिए 5 योजना के लिए इसको रक्त पिसाब भी बोला जाता है, इसी वजह से इसको। जाइए जानते हैं। दिल्ली टू दौलताबाद, सॉरी मैंने उसको देवगिरी बोल दिया था, दिल्ली देवगिरी इसकी राजधानी थी। जब दिल्ली से दौलताबाद ये अपनी क्या राजधानी ले जा रहा था, परिवर्तन कर रहा था, तो ये दिल्ली से दौलताबाद गया। दौलताबाद जब जा रहा था तो ये बीच में एक नदी पड़ी। आधे बच्चे उस समय क्या, नदी में उस समय बाढ़ चल रही थी, तो जब ये लोग इसके जो प्रजाति वो नदी पार कर रही थी, तो उस समय इसको क्या आधी प्रजा वैसे ही मर गई। उधर जाके पता चला कि नहीं, यहाँ पे कोई उपचार काम ही नहीं है, यहाँ पे हम लोग खेती कर ही नहीं सकते ढंग से। भाई साहब फिर वापस आ गए, आधी प्रजा ऐसे मर गई। जब इसने पीछे देखा कि कोई नहीं है, मैं अकेला चल रहा हूँ, प्रजा खत्म। सेनापति से पूछा, सेनापति प्रजा कहाँ गई? वो सर आप महाराज, आधी तो आपने इधर जाने से उधर जाने से मर गई, आधी भूख के मारे मर गई, कुछ था नहीं खाने के लिए। ये काम हुआ। हाँ, हम थोड़ी देर बाद लगी है। तो ये काम हुआ कि आधी प्रजा ऐसी निपट गई इसकी। तो निपटने के बाद फिर इसने सोचा चलो प्रजा के लिए कुछ बची रहेगी जो नहीं गई थी, उनके लिए इसने बोला चलो कुछ काम करते हैं। क्या किया इसने? भाई साहब ने देख रहे हो कब कर लगाया, टैक्स कब लगाया, देखना। तो आप कर को बढ़ा दिया। 2 आप कर को कब बढ़ाया? जब समय, उस समय पे इनके समय पे क्या चल रहा था? अकाल चल रहा था। और अकाल के समय भी किस भाई साहब ने क्या किया? 2 आप कर को बढ़ा दिया। कितना? 50% कर दिया। 50% मतलब 2 10 कर दिया। अच्छा, 2 10 का मतलब कि अगर आप 10 किलो गेहूँ उगाते हो, एक अंजादे, अगर मान लो 1 कुंटल की बात करते हैं, अगर आप 1 कुंटल गेहूँ उगाते हो अगर खेत में, तो उसमें से 50 किलो किसको देना होगा? 50 किलो सरकारी खजाने में जाएगा। जनता तो वैसे ही मर जाएगी क्योंकि उसको कुछ हो ही रहा था, उनको कर्ज टैक्स देना होता है, जनता तो भूखे ही मर जाएगी। तो इसलिए इसको पागल कहा गया कि इसने टैक्स भी कब बढ़ाया? जब इसकी जनता ऑलरेडी मरी रही है। किसके कारण मर रही है? ये देखो, यहाँ पे क्या था? उपजाऊ जमीन नहीं थी यहाँ पे, तो इस कारण भी मर रही है, अनुपजाऊ थी। ओके, ये हिस्सा था, एक नदी एक इधर एक इधर एक इधर, ये 2% इसने टैक्स लगा दिया इसके ऊपर। फिर क्या होगा? उस समय अकाल पड़ गया। अकाल तो पड़ना ही, जब नदी का पानी ऊपर आ ही नहीं पाएगा और पानी कम पड़ जाए तो अकाल तो पड़ना ही है ना। अकाल पड़ गया तो जनता हो गई, जनता की लंका लग गई। चलिए और जानते इसके बारे में। और क्या इसने कार्य किए? ये हो गया, कर बढ़ा दिया। फिर क्या किया? सांकेतिक मुद्रा चलाई। इसने क्या किया? सांकेतिक मुद्रा चला दी, प्रचलन में लाया। कौन सी? कांस्य की मुद्रा और चमड़े की मुद्रा। अब भाई साहब ने ये काम भी बड़ा अच्छा किया, चला तो दी। इसने सोचा कि चलेगी, अच्छी चलेगी, पर क्या हुआ? इसकी भी नकल होना शुरू कर दी, क्योंकि आसानी से बन जाया करती थी ये मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा थी, कोई बना सकता था। तो ये काम हो गया कि ये मुद्रा ही बनना चालू हो गई। ये भी इसका काम विफल हो गया। क्या? ये भी विफल हुआ, ये भी विफल हुआ और ये भी विफल हो गया काम। 2 काम विफल हो गए। फिर कौन सा आया? फिर इसने क्या किया? ये अभियान किया। फिर इसने क्या किया? खुरसक अभियान किया। एक कौन सा? खुरसक अभियान किया। ये अभियान भी इसका विफल ही हो गया। फिर बात करते हैं इसके 5वें अभियान के बारे में। 5 योजनाएं। 5वां कौन सा किया? करिचल अभियान। कौन सा? करिचल अभियान। ये चला, थोड़ा थोड़ा चला, पर तब तक ये नहीं चला। जब तक ये चला तब तक ये नहीं चला, ये लुढ़क गया। क्यों लुढ़क गया? इसने एक वो बनाया था, एक समूह बनाया। किसका नाम? इसका नाम क्या है? दीवाने अमीर कोही। एक समूह का निर्माण करवाया जिसका नाम क्या था? दीवाने अमीर कोही। ओके, फिर क्या बात हुई? फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कब हो जाती है? मृत्यु हो जाती है इसकी कब? 1351 में। 1351 में 1351 में इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो कैसे जाती है? मृत्यु हो जाती है, भाई को लू लग जाती है। इसको क्या लग गई? इसको लग गई लू, और लू लगने के कारण इसकी मौत हो जाती है। लू आपको पता है कैसे लगती है?
पता होगा, जाहिर सी बात है। नहीं पता तो बताता हूँ। लू क्या होती है? लू गर्मी में जब लगती है ना, गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो एकदम से हाइड्रेशन होना चालू हो जाता है, और फिर आप अगर उस समय बाहर निकलोगे, धूप बहुत एकदम से प्रेशर पड़ता है, तो धूप ज़्यादा होगी तो गर्मी लगती है, फिर लू लग जाती है। हवा जो चलती है ना, गर्म हवाएं, वो गर्म हवाएं लगने के कारण मौत होने का खतरा रहता है, तो उसको कहते हैं लू लगना। बस सुना होगा आपने अपने गांव में कि लू लगने के कारण उसकी मौत हो गई, लू लगने के कारण उसका भाई मर गया, लू लगने के कारण उसकी मौसी मर गई, ऐसी ऐसी बातें आप लोगों ने सुनी होगी। तो वही लू होती है जो इससे ये मरा था। ओके, तो लू लगने के कारण इसकी मृत्यु कब हो गई? 1351 में ये भाई साहब लुढ़क गए। फिर इसके बाद आगे आएगा फिरोज शाह तुगलक, जो इस वंश को और आगे चलाएगा। मैंने बताया था कि ये वंश कब से कब तक चला है? 1320 से लेकर 1414 तक इसका शासनकाल रहा है। सबसे अधिक शासनकाल रहा है दिल्ली की गद्दी पर इस वंश का। ओके, अब ये टॉपिक हमारे यहाँ से यहाँ तक पूरा खत्म हो गया। किसके बारे में पढ़ चुके? हम पढ़ चुके इसके बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में और इसके संस्थापक के बारे में। ओके, दोनों के बारे में, जीएसटी और MBT। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक, इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ चुके। गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक था, मोहम्मद बिन तुगलक उसका पुत्र था। अब इससे नीचे आएंगे तब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? फिरोज शाह तुगलक के बारे में। ओके, ये सारे टॉपिक में हम लोग चलते जाएंगे। ओके, अब हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि इस वीडियो चाहे लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग पढ़ नहीं पाओगे। ओके, तो इस उम्मीद के साथ आप लोग एक काम करिए, सबसे पहले चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वो लोग चैनल पे आ सकें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।